में हमने जो है वो ये पढ़ा था, थोड़ा सा हमने क्या डिस्कस किया था हमने, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर कैसे एक्सक्रीशन होती है वो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था कि इसमें मेटानेफ्रीडिया होता है। ठीक है, हमने कहा था कि जो अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑर्गन्स की, ठीक है, तो मेटानेफ्रीडिया इस तरह से मौजूद होते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका। और ये ट्यूब लाइक या रॉड लाइक या ट्यूब लाइक आप जो भी इसको कहो, स्ट्रक्चर एंड में जाकर डायलेट हो जाता है टू फॉर्म द यूरिटर। ठीक है, इसके दो पोर्ट्स थे, बाहर का एक्सटर्नल ओपनिंग थी, इंटरनल ओपनिंग थी। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्लैडर नजर आ रहा है, दिस इज द डायलेटेड ब्लैडर। और हमने पढ़ा था कि यहाँ से ये जो फ्लूइड है इसके अंदर सीलों में कैविटी में जो फ्लूइड है ये यहाँ से सक होता है, सीलिया बीट करते हैं, सक होकर फ्लूइड जो है वो प्रोसेस होता है। और जो जितना भी वाटर और जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो जो है रीअब्जॉर्ब होकर जो कैपिलरी नेटवर्क इसको इस पूरे स्ट्रक्चर को सराउंड करे, उस कैपिलरी नेटवर्क के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो एंड में आपके पास एक्सक्रीटरी मटेरियल बच जाता है, दैट इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पोर। ठीक है, इंटरनल ओपनिंग जो थी आपकी, दैट वाज यहाँ पे जो है इंटरनल ओपनिंग। ठीक है, ये नेफ्रोस्टोम है, दूसरे का नाम आई थिंक नेफ्रीडियो पोर था। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर एनिमल, अनदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज कॉकरोच का। ठीक है, कॉकरोच के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन से इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं और कैसे ये काम करता है, कैसे एक्सक्रीशन करता है। ठीक हो गया। तो कॉकरोच कौन से उससे बिलोंग करता है बेटा, कौन से ग्रुप से, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? चैट बॉक्स में टाइप करना जल्दी से, कौन बताएगा? कॉकरोच इज फ्रॉम विच ग्रुप, विच फाइलम? मिल्हा आर्थ्रोपोडा। ठीक है मिला, गुड। ठीक है, तो कॉकरोच आर्थ्रोपोडा से करता है बिलोंग। ठीक है, और आपके पास जो कॉकरोच है उसके अंदर जो मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जैसे उसका मेटानेफ्रीडिया था फॉर्म का, उस तरह से कॉकरोच का मेल्पिजियन ट्यूब्यूल होता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, दिस डायग्राम। ठीक है, ये आपको पूरा जो कॉकरोच का स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये यहाँ पर इसको इसका जो है बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट दिखाया हुआ है, दिस इज मिड गट। ठीक है, मिड गट के को सराउंड किया हुआ है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स ने। ये इंटेस्टाइन, ऑब्वियसली इंटेस्टाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, या आप कह सकते हो कि ये इज नॉट, इट इज मेनली इन्वॉल्व इन दी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और फिर आपका ये रेक्टम आ गया। ठीक है, जो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स है, बेसिक एक्सक्रीशन मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, अब मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पे आपको जो है वो थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है कि ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स है, येलो वाले जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, थ्रेड लाइक, ये ट्यूब्यूल्स है छोटी छोटी। ठीक है, ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या होता है, ये ट्यूब लाइक या रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये पूरा एक्सक्रीटरी मटेरियल है, यहाँ से पास आउट हो रहा है, दिस इज योर रेक्टम। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है और कैसे काम हो रहा होता है यहाँ पे। Cockroach and other insects have excretory system which consist of long, thin, blind tubes which are known as Malpighian tube। ठीक है, आप देख सकते हो कि बहुत लॉन्ग ट्यूब्स हैं। ठीक है, थिन है, बहुत पतली सी हैं ट्यूब, और ब्लाइंड ट्यूब्स है, मतलब इसका कोई एंड फिक्स नहीं होता, ये कहीं पे भी जाकर एंड कर सकती हैं। तो ये आपके पास क्या है, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हैं। सही है। ठीक है, विच अराइज फ्रॉम द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। अच्छा, ये बात याद रखना कि ये कहाँ से अराइज हो रही होती है। तो मिड गट, देखो ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसको फोर गट, मिड गट और हाइंड गट में डिवाइड किया हुआ होता है। ये मैंने आपसे फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया था कि ये जो डिवीजन है वो बेसिकली एम्ब्रियोनिक फॉर्म के अंदर जब जो ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से इसकी डिवीजन की हुई है कि फोर गट जो है वो किसी और स्ट्रक्चर से ड्राइव हुआ है, मिड गट किसी और स्ट्रक्चर से, और हाइंड गट किसी और स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो फोर गट सबसे पहले आएगा ऑब्वियसली, फिर मिड गट का मतलब जो दरमियान में आपका गट है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और हाइंड गट मीन्स जो टर्मिनल पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम या गट है। ठीक है, तो अब मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स किधर से अराइज होंगे बेटा, जो मिड गट है और जो हाइंड गट जिस जगह पर मीट कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर उनका बिल्कुल मीटिंग पॉइंट है, जहां पे मिड गट एंड हो रहा है और जहां पे हाइंड गट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उस जगह से मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि ये मिड गट है, ठीक है, और ये हाइंड गट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों के जंक्शन के बीच में ये मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स अराइज हो रही है। ठीक है, तो देखिए आपका ओरिजिन बताया हुआ है कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स बेसिकली किधर से अराइज हो रही होती है, कहाँ से अराइज होती है, वो आपको याद रखना है कि ये कहाँ से अराइज होती है बेटा, जंक्शन ऑफ द मिड गट एंड हाइंड गट, यानी कि दोनों के जो मीटिंग पॉइंट है या दोनों का जो बॉर्डर है वहां से ये अराइज होती है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। अच्छा, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स आर इमर्स्ड इन हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ आपको पता है कि क्या होता है? कोई बताएगा हेमोलिम्फ क्या होता है?
हीमोलिम्फ आप लोग पढ़ सके हो? व्हाट इज हीमोलिम्फ? हीमोलिम्फ क्या होता है बेटा? और फ्लूइड प्रेजेंट इन हीमोसील। एक्सीलेंट। मिल्हा के अलावा कोई नहीं सुन रहा बेटा? कोई भी टाइप ही नहीं कर रहा? क्यों? मिल्हा बेचारी कब से आंसर कर रही है, बाकी सब सो रहे हो? ठीक है मिल्हा, यू आर राइट। द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द हीमोसील। ठीक है, तो हीमोसील क्या होता है? बेसिकली सीलोम। ठीक है, सील का मतलब सीलोम। ठीक है, तो जो इंटरनल बॉडी कैविटी में या सीलोम के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है विच इज कलरलेस, ठीक है, दैट इज हीमोलिम्फ। सही है। तो अब जो आपके पास ये है ना मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स, ऑब्वियसली ये किसके अंदर किसने इसको सराउंड किया होगा? क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी के अंदर है तो हीमोलिम्फ ने इसको सराउंड किया होगा। Cells of Malpighian tubules absorb the excretory waste with some useful substances. ठीक है, अब जाहिर बात है मेलपिजियन ट्यूब्यूल का काम है ना बेटा एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को यूजफुल सब्सटेंसेस से सेपरेट करना। तो वो जनरल वेस्ट को क्या करेगी? मेलपिजियन ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब करेगी, जनरल मटेरियल को जिसमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी होगा और कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी होंगे जो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या चीज? आपके पास जो मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे इन मटेरियल्स को। ठीक है। Raphia colorless fluid, Milha, it is just a colorless fluid, not the circulatory medium. हाँ, Raphia and Milha, both of you are right. ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी बेटा कि जो हीमोलिम्फ है, ठीक है, हीमोलिम्फ के अंदर ऑब्वियसली यूजफुल सब्सटेंस भी होगा और एक्सक्रीटरी मैटर भी होगा। तो मेलपिजियन ट्यूब्यूल क्या करेगा? उस हीमोलिम्फ को सक कर लेगा। अब उस हीमोलिम्फ के अंदर दोनों चीज़ें हैं, काम की चीज़ भी है, ठीक है, और एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट भी है। अब क्या होगा बेटा? जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जिस द फर्स्ट पार्ट, जाहिर बात है एब्जॉर्ब होगा तो आगे काम होगा। इन द लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेस अकर। ठीक है, आपको पता है कि जो जब हीमोलिम्फ एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर काम की चीज़ें भी है, यूजफुल सब्सटेंसेस भी है और वेस्ट प्रोडक्ट भी है। तो अब जब ये एब्जॉर्ब होगा तो अब इसके अंदर मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो उसके बाद क्या होगा? एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से बाहर एक्सपेल करने से पहले जो काम का मटेरियल है, जो यूजफुल प्रोडक्ट है, बॉडी उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी एनिमल ये तो नहीं चाहेगा कि उसकी कोई काम की कोई यूजफुल चीज जो है वो बॉडी से एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज हो जाए। तो व्हाट द एनिमल वुड डू इज दैट इट वुड सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब द यूजफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का मतलब होता है सिलेक्टिव चीजों को एब्जॉर्ब करना, हर चीज को एब्जॉर्ब नहीं करना, बल्कि सिर्फ खास चुनी हुई चीजों को एब्जॉर्ब करना। सही हो गया। तो अब क्या होगा बेटा? इन द लैटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल मींस द टर्मिनल पार्ट कह लो आप, या जो बाद में पार्ट आता है, नॉट द स्टार्टिंग पार्ट बट द अदर पार्ट इज नोन एज लैटर। इसको यहाँ पे इस तरह रेफर किया हुआ है, इन द लैटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। ठीक है, एब्जॉर्ब जहाँ पे हो रहा है उसके बाद थोड़ा सा आगे ट्यूब का पार्ट जो है वहां पर आप क्या जो रीअब्जॉर्प्शन है वो हो रही होगी। ठीक है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही होगी। Uric acid is discharged in rectum where uric acid is stored for reabsorption of water and salt, so uric acid becomes almost dry and pass out with feces. अच्छा, अब ये कैसा है बेटा? जो वेस्ट प्रोडक्ट जो ये रिलीज कर रहा होता है उसमें ज्यादा पोर्शन जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द सब्सटेंसेस यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड आप लोगों को याद है? यूरिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में लिख के क्या थी? बगैर देखे बताना, जो याद है सिर्फ वो बताना। यूरिक एसिड हम पढ़ चुके हैं, सो इफ यू गाइस रिमेंबर व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिक एसिड, सो यू कैन जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स ताकि मैं देख लूं कि आप लोग को याद है या नहीं। Anything about uric acid that you guys remember? Anything? Low solubility in water. Very good, Rafia. It is a large molecule. Okay, Sara, good. Uric acid is less harmful, about 100,000 times less toxic than ammonia. Excellent, Mila. ये सब देख के तो नहीं बताया राफिया, सारा और मिला ने? चलो, तुम लोगों ने सही बताया, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, राफिया ने जो पॉइंट बताया बेटा, लो नो मिस, हाँ मुझे पता है बेटा मैं मजाक कर रही थी, आई नो यू गाइस, फर्स्ट ईयर से पता है मुझे आप लोगों का, मैं सिर्फ ऐसे ही कह रही थी। ठीक है, मुझे पता है आप लोग ऐसे बच्चे नहीं हो, आप लोग को पता होता है माशाल्लाह से। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, राफिया ने जो पॉइंट बताया है लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, बिल्कुल सही बताया है। लोएस्ट आई मस्ट से कि यूरिक एसिड जो है, यूरिया, अगर यूरिया अमोनिया से हम कंपेयर करें तो उनमें से सबसे कम इसकी होती है सॉल्युबिलिटी वाटर में। अच्छा, तो यहाँ यही बताया हुआ है कि जब यूरिक एसिड रेक्टम के अंदर स्टोर होगा, ठीक है, यूरिक एसिड ऑब्वियसली इसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? इट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ गैस्ट्रोपोड्स एंड रेप्टाइल्स। यस, एक्सीलेंट राफिया, यू राइट। ठीक है, जो एनिमल्स सब वाटर को ज़्यादा उनको इशू होता है वाटर कंजर्व करने का, या वाटर लॉस का ज़्यादा इशू होता है,
ठीक है, तो उन एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ चॉइस होता है यूरिक एसिड, सो दैट दे डू नॉट लूज अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा तो मैं ये कह रही थी कि रेक्टम के अंदर यूरिक एसिड जो है ना, रेक्टम के अंदर स्टोर होगा कुछ टाइम के लिए ऑब्वियसली। ठीक है, अब क्या होगा कि बिकॉज ऑब्वियसली उसमें यूरिक एसिड के साथ साथ जो आपका मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स से होते हुए आ रहा है उसमें यूरिक एसिड भी होगा और सॉल्ट्स भी होंगे और वाटर भी होगा। अब क्योंकि यूरिक एसिड जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, इट विल बी इजियर फॉर द एनिमल टू एब्जॉर्ब द वाटर, क्योंकि वो इसमें सॉल्युबल ही नहीं है, तो एनिमल इजीली डिटेक्ट कर सकता है वाटर को सेपरेटली और यूरिक एसिड को सेपरेटली, बिकॉज बोथ ऑफ देम विल नॉट गेट डिसॉल्व इनटू ईच अदर। ठीक है, सॉल्ट जो है और जो वाटर है वो इजीली जो एनिमल है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि यूरिक एसिड तो है वहाँ पे मौजूद, बट यूरिक एसिड जो है ना वो ऑब्वियसली वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, सॉल्यूशन तो नहीं बना होगा उसका ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो एनिमल के लिए आसानी होगी कि वो इजीली जो वाटर है, क्योंकि इस वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है यूरिक एसिड, तो वो क्या करेगा कि सिर्फ और सिर्फ यूरिक एसिड को अपने अंदर रेक्टम रहने देगा, और जो वाटर है यूजफुल वाटर है, ठीक है, सॉल्ट्स हैं, उसको अल्टीमेटली क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा। रीअब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ यूरिक एसिड रह जाएगा, और यूरिक एसिड ऑब्वियसली वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और आप कर चुके हो अपना जितना भी पानी था वो एब्जॉर्ब, तो क्या होगा, यूरिक एसिड विल बिकम ड्राई, और क्या होगा, पास आउट विद फीसेस। ठीक है, फीसेस की फॉर्म में ये बाहर रिलीज हो जाएगा बॉडी से। मिल्हा ने क्या लिखा है बेटा, एक्सक्रीटेड एज सॉलिड पैलेट्स एज वेल एज इन कोलॉइडल फॉर्म, या यू आर राइट। ठीक है, सॉलिड पैलेट्स या कोलॉइडल फॉर्म में भी ये रिलीज हो सकता है, तो यहाँ पर ये अगर मैं कहूँ तो सॉलिड पैलेट्स की फॉर्म में रिलीज होगा, बिकॉज द वाटर इज ऑलमोस्ट रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द यूरिक एसिड फ्रॉम द, आप कह सकते हो, एक्सक्रीटिव मटेरियल दैट वाज प्रेजेंट इन द रेक्टम। तो जो यूरिक एसिड रिलीज होगा कॉकरोच की बॉडी से, तो वो जो है ना सॉलिड पैलेट की मोस्टली फॉर्म में होगा, बिकॉज ये ऑलमोस्ट ड्राई होता है, क्योंकि पानी सारा जो है ना वो रीअब्सॉर्ब हो चुका होता है। सो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन तो चैट बॉक्स में लिख दो, समझ आ गया होगा आई होप। आगे कोई और स्लाइड तो नहीं है इसकी? नहीं। ठीक है, तो फिर हम एक्सक्रीशन इन मैन स्टार्ट करें। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैन के बारे में कोई भी इसका सिस्टम होता है तो इंटरेस्टिंग ही होता है। एनिमल्स, जनरल एनिमल्स को पढ़ने में मुझे तो खैर इतना मज़ा नहीं आता। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस कि आप लोग को अच्छा लगता है या नहीं, लेकिन एनिमल जो मैन का सिस्टम होता है उसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्लियर? ओके मिल्हा, बाकी किसी को कोई सवाल तो नहीं है बच्चों? जल्दी टाइप करो सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। मैं चाह रही हूँ कि एक्सक्रीशन एंड मैन स्टार्ट करने से पहले कोई भी सवाल हो आप लोग का तो आप लोग पूछ सकते हो। उससे पहले जो एनिमल्स पढ़े थे उनमें से कोई सवाल हो तो वो पूछ लो जल्दी से बेटा। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, टाइप करो जल्दी से और पूछ लो अगर कोई भी सवाल है तो। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी वो ये है कि जैसे ये सवाल है ना बेटा, एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, सो बोर्ड वाले हो सकता है शॉर्ट में आपसे पूछ लें, सिर्फ जो 2 मार्क्स का आता है उसमें आपसे पूछ ले कि एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म के बारे में बता दें। तो इसका जो आंसर है वो लिखने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, इफ यू गाइस हैव एक्स्ट्रा टाइम, तो आप रफली ये डायग्राम जो है ना बना सकते हो। आपको मैंने फर्स्ट ईयर में भी बताई हुई ये बात, ये कि डायग्राम जो है ना आपके क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही होती है, वेदर यू मेक इट रफली। अगर इस तरह के क्वेश्चन हो जिसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है तो आप उसको रफली बना सकते हो, सो दैट इट सपोर्ट्स योर क्वेश्चन। जहां आपसे लॉन्ग में या वैसे भी शॉर्ट में अगर अलग से बोला हुआ है कि ड्रॉ दिस डायग्राम, तो उसको आप रफली नहीं बना सकते, फिर वो आपको सही से ठीक से बनानी, ढंग से बनानी पड़ती है। ठीक है, तो it is better if you guys write this answer, and along with this if you guys just make this diagram roughly along with some labeling, तो जो है ना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको फिर मार्क्स जो आपके सॉलिड हो जाएंगे। अगर आपने जो लिखा है वो सब सही है और आपने डायग्राम भी बना ली तो पूरे मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे इसमें। क्योंकि ये चीज़ बहुत मुश्किल है बनानी, ठीक है। आप, अब मुझे याद नहीं पड़ता बुक में क्या चीज़ बनी हुई है, आप जनरली अगर चाहो तो ये जो स्लाइड में बनी हुई है ये डायग्राम, जो सेकंड डायग्राम है वो आप बना सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास बुक में कोई इजी डायग्राम है तो आप वो बना सकते हो। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर बुक में कैसा बना हुआ था, ये मेरे ख्याल से बुक में मुश्किल बना हुआ है। सारा बेटा, हीमोलिम्फ क्या होता है? हीमोलिम्फ जो है वो आपकी जो सीलोम होता है, सीलोम आपको पता है बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। बॉडी कैविटी के अंदर जो जनरल फ्लूइड होता है सिंपल, दैट इज कलरलेस, ठीक है, दैट फ्लूइड इज नोन एज हीमोलिम्फ। जबकि आप अपनी बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी उसको देखो तो उसमें जो फ्लूइड मटेरियल है वो ब्लड है, ठीक है, मोस्टली ब्लड है, टिश्यू फ्लूइड होता है बट ब्लड इज द सर्कुलेटरी फ्लूइड। ठीक है, सर्कुलेटरी फ्लूइड कौन सा है? आपका ब्लड है, ठीक है, और ब्लड का कलर रेड होता है, बट एज कम्पेयर टू द ब्लड, हीमोलिम्फ की आप बात करो वो सर्कुलेट कर रहा होता है स्मॉल एनिमल्स की बॉडी कैविटी के अंदर, फ्लूइड होता है, दैट इज कलरलेस, उसका कोई कलर वलर नहीं होता। ठीक है, डायग्राम इज नॉट कंपल्सरी
नहीं, अगर वैसे ये जो डायग्राम्स हैं ये नहीं आती होती, बट अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ये डायग्राम क्वेश्चन के साथ बना सकते हो। वैसे ये डायग्राम अलग से नहीं पूछी जाती, ठीक है। अलग से मुझे नहीं याद पड़ता कभी पूछी गई हो, बट अच्छा है कि अगर आपको इसकी लेबलिंग वगैरह याद हो और आप एक दो डायग्राम बना दो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है देख के कि स्टूडेंट ने लिखा भी है और याद भी है कि क्या चीज़ें इसके पार्ट्स क्या आते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी तो नहीं है ना सवाल, सारा ने पूछ लिया, बाकी अगर किसी को सवाल है। मैं मार दूंगी। तो आवाज नहीं आ रही, अभी वो कुछ बोल नहीं रही। सही बच्चों, आप लोग को कोई और सवाल नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन मैन, ठीक है। फाइनली तो एक्सक्रीशन इन मैन बेसिकली यहाँ पर 3 आपको ऑर्गन्स बताए हैं, ठीक है। किडनी, लिवर एंड स्किन, दीज आर द 3 मेन ऑर्गन्स, ठीक है। तो वैसे तो अगर आप कहो तो 2 ऑर्गन है, ठीक है, किडनी और स्किन। लिवर इज इन्वॉल्व ऑब्वियसली, बट हम इसको एज अ मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेजर पार्ट नहीं कंसिडर करते। लिवर जो है ना, अगर आपसे कोई पूछे तो आप स्किन और किडनी बताओगे, ठीक है। अच्छा, किडनी का काम क्या होता है, ये मैंने पॉइंटर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। किडनी का काम बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन को डील करना होता है। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? बेटा देखो, बार बार मैं इसलिए पूछ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसी डेफिनेशन है जो पूछी भी जाती है और ये आप लोगों को आगे बहुत काम आएगी, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को समझाए, हाइपरटोनिसिटी, हाइपोटोनिसिटी, अब एक दफ़ा एक काम करना, आज इस लेक्चर के बाद थोड़ा सा उसको गो थ्रू करना, ठीक है। जो ऑस्मो रेगुलेशन की मैंने आपको बताए थे कि अगर आप जो है वो हाइपरटोनिक में इस सेल को डालोगे तो क्या होगा, हाइपोटोनिक में डालोगे तो क्या होगा, एक दफ़ा उसको आज के लेक्चर के बाद थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। कल जब क्लास में आएंगे तो हम जो है ना थोड़ा सा टाइम उसको दे देंगे, इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन अबाउट इट तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो लेकिन अपने वो वाले कॉन्सेप्ट मेक श्योर के क्लियर करना, ठीक है। एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लेना, जो भी सवाल है उसको नोट कर लो और कल मुझसे पूछ लेना अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि मिस कैसे हो रहा है ये चीज़, कैसे हाइपोटोनिसिटी, हाइपरटोनिसिटी, वो वाला टॉपिक जो स्टार्टिंग में था, ठीक है। नॉट अबाउट द मरीन फिशेस में ऑस्मो रेगुलेशन, उसकी बात मैं नहीं करी, स्टार्टिंग का जो टॉपिक था, ठीक है। ऑस्मोटिक उससे पहले पोटेंशियल वगैरह जो लिखा हुआ था, वाटर पोटेंशियल, वो वाली चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। बहरहाल ऑस्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस, बेटा आप लोग को आवाज़ तो क्लियर है ना, सारा कह रही हैं कि मिस वॉइस स्लो है। Osmo regulation is the maintenance of balance of salts and water. Very good, Mila. Is the maintenance of balance of salts and water. ठीक है। ऑब्वियसली किसी भी सेल के लिए, किसी भी एनिमल के लिए ऑस्मो रेगुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज अगर वो अपने सॉल्ट और वाटर कंटेंट को ही बैलेंस नहीं रखेगा तो उसके सेल्स जो हैं वो अगर अगर सपोज करो कि उसने अपनी बॉडी से सॉल्ट्स नहीं रिलीज किए जितने उसको करने थे, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर सॉल्ट की तादाद बढ़ जाएगी। तो सॉल्ट बढ़ेगा मींस सॉल्यूट बढ़ेगा, सॉल्यूट बढ़ेगा तो मतलब हाइपरटोनिसिटी क्रिएट होगी, और हाइपरटोनिसिटी क्रिएट होने की वजह से जो सराउंडिंग फ्लूइड होगा सेल्स के, जो सराउंड कर रहा होगा सेल को फ्लूइड, उसमें अगर हाइपरटोनिसिटी हो जाती है तो आपको पता है सेल श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं एनिमल सेल्स की बात करूँ तो वो श्रिंक हो जाएंगे क्योंकि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की तरफ पानी जो है वो मूव करने लगेगा और सेल अल्टीमेटली बिल्कुल सुकड़ जाएगा, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन इसलिए ज़रूरी है, ठीक है, ताकि सेल का जो है होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे, ऐसा ना हो कि वो श्रिंक हो जाए या बर्स्ट हो जाए, ठीक है। ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए कुछ ऑर्गन्स बॉडी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इनमें से एक या मेजर ऑर्गन किडनी है जिसका काम ऑस्मो रेगुलेशन यानी सॉल्ट और वाटर बैलेंस को मेंटेन रखता है, ना सॉल्ट ज्यादा हो बॉडी में ना वाटर ज्यादा हो, ठीक है, रेगुलेट करना उसको। अगर ज्यादा होता है तो फौरन से रेगुलेट करके उसको बैलेंस कर दिया, कम होता है तब भी उसको रेगुलेट कर लिया, वाटर रीअब्सॉर्ब करके, सॉल्ट रीअब्सॉर्ब करके, ठीक है। तो इट ऑल कम्स अंडर दी हेडिंग ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, पहली बात। दूसरी बात ये कि लिवर जो है आपका एक और ऑर्गन है विच इज इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस, विच इज इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन अप टू अ बिट एक्सटेंट, ठीक है। लिवर का काम क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करना। सिर्फ एक काम नहीं लिवर की, अभी हम बेतहाशा काम पढ़ेंगे, ठीक है। लिवर इज द मेन मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसमें एक नहीं बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, उसमें से एक काम अगर एक्सक्रीशन के हवाले से बात करें तो दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो थर्ड इज योर स्किन, ठीक है। स्किन आपको पता है इट इज इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, जो स्वेटिंग हो रही होती है, आपको पर्सपिरेशन का मतलब स्वेटिंग होना है, ठीक है। पसीना आता है तो पसीने में आपको पता है वाटर के साथ साथ सॉल्ट्स और जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रिलीज हो रहे होते हैं, तो दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन।
सिर्फ यूरिन फीसिस नहीं बल्कि स्किन के थ्रू भी रिलीज हो रहा होता है। ऑब्वियसली जो पसीना आ रहा है, परस्पिरेशन हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, उससे भी एक्सेस वाटर बॉडी लूज करती है अलॉन्ग विद सम सॉल्ट्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट इज लिवर। ठीक है, लिवर के आगे आपके पास क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट होम्योस्टेटिक ऑर्गन। होम्योस्टेसिस का मतलब आपको पता है, टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस में सिर्फ ये याद नहीं रखना कि मिस बैलेंस ऑफ द बॉडी, मेंटेनिंग द बैलेंस, नो, द कंप्लीट डेफिनेशन इज टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर जैसा एनवायरनमेंट होगा, आपने इंटरनल एनवायरनमेंट को भी उसी तरह से एडजस्ट करना है। ठीक हो गया, तो लिवर है आपका इंपॉर्टेंट होम्योस्टेटिक ऑर्गन। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि लिवर बेसिकली क्या होता है, कैसा कलर है, कहाँ पर है सिचुएटेड बॉडी में। ठीक है, और लिवर के पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, इसके क्या रिलेशनशिप्स हैं बाकी ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स के साथ। सही है, लिवर इज अ लार्ज रेडिश ब्राउन ग्लैंडुलर ऑर्गन। ठीक है, बहुत बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, अभी तुम लोगों ने कलेजी भी खाई होगी बकरा ईद पे, तो बहरहाल तो वो यही लिवर है। ठीक है, तो लिवर इज अ लार्ज रेडिश ब्राउन। ठीक है, इसका कलर होता है, और क्यों होता है, बिकॉज इसमें बहुत बहुत अबंडेंट ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सप्लाई ऑफ ब्लड होने की वजह से इसका जो है थोड़ा सा रेडिश ब्राउन जो है वो इसका कलर हो जाता है। ग्लैंडुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमेन जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम आपको पता है एक शीट ऑफ मसल होता है। ठीक है, डायफ्राम बेसिकली थोरैक्स एब्डोमेन को एक तरह से आप कह सकते हो थोड़ा सा सेपरेट कर रहा होता है, और ये एक शीट ऑफ मसल होती है जो हॉरिजॉन्टली आपके बॉडी कैविटी में लोकेटेड होती है जस्ट बिलो द लंग्स। ठीक है, आपको पता है जब डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है, तो लंग्स एक्सपैंड जब होते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है। जब लंग्स जब हम एक्सपेल आउट कर रहे होते हैं एयर, तो फिर डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है। ठीक है, तो दिस डायफ्राम इज अ शीट ऑफ सिंपल शीट ऑफ मसल्स जो बिल्कुल आपका जो डायफ्राम है, उस डायफ्राम के नीचे आपके राइट साइड पे लिवर लोकेटेड होता है। बिल्कुल राइट आपका जो रीजन होता है एब्डोमेन का राइट पार्ट, वहां पर लिवर लोकेटेड होता है। सही हो गया, डायफ्राम के नीचे, और कलर इसका कैसा है, रेडिश ब्राउन है। ठीक है, इट इज अ मेटाबॉलिक सेंटर, देयरफॉर इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड। मेटाबॉलिक सेंटर मींस यहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो रही है। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म में आपको पता है कैटाबॉलिज्म भी आ जाता है और एनाबॉलिज्म भी आ जाता है। ठीक है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, यू हैव द कॉन्सेप्ट बोथ ऑफ दीज थिंग्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म यहाँ पर हो रहा होता है। मेटाबॉलिक सेंटर है। ठीक है, बॉडी में बिल्कुल सेंटर ऑफ द मेटाबॉलिज्म आप कह सकते हो ये है ऑर्गन लिवर। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली मेटाबॉलिक सेंटर है तो इसको इतनी एनर्जी भी चाहिए होगी, उतना ब्लड सप्लाई भी चाहिए होगा, इसीलिए यहाँ पर बहुत अबंडेंट ब्लड वेसल्स अबंडेंटली मौजूद होते हैं, और ब्लड इज वेरी आप कह सकते हो अबंडेंट इन दिस ऑर्गन। सही हो गया, तो ये बेसिक आपका इंट्रोडक्शन था लिवर का कि ये लार्ज है ऑर्गन है। ठीक है, लार्ज, बहुत लार्ज ऑर्गन होता है, इसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो है रेडिश ब्राउन इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये डायफ्राम के नीचे जो है वो लोकेटेड होता है एब्डोमेन में राइट साइड पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है बट राइट साइड पे लोकेटेड होता है। ठीक हो गया, लेफ्ट पे आपका मेजर ऑर्गन, जो अगर आप इसी के पड़ोस में अगर आप कहो लेफ्ट साइड पे कौन सा ऑर्गन होता है पड़ोस में, ठीक है, मीन्स बिल्कुल बराबर में, तो वो स्प्लीन होता है। ठीक है, अगर आपको पढ़ा हो कभी स्प्लीन क्या होता है तो उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, बट दैट इज अनदर ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्प्लीन जो है ना वो इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, राइट साइड पे आपके एब्डोमेन के अपर पार्ट में लिवर होता है। ठीक, A sac-like gallbladder is attached with it for the storage of bile, which is secreted by liver. अच्छा, liver जो है bile प्रोड्यूस करता है। ठीक है, bile एक तरह का जूस आप कह सकते हो, एक तरह का लिक्विड जैसा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो लिवर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इस बाइल का काम क्या होता है बेटा, कि बाइल जो है, बाइल के अंदर जो है आपके पास बाइल सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। तो ये बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट का काम आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपको पता है, हीमोग्लोबिन इज अ पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, आई थिंक ये आगे कहीं पे होगा तो मैं भी इसको एक्सप्लेन ना करूं। यहाँ पर है तो चलो उसको रहने देते हैं, मैं जब ये टॉपिक आएगा तभी समझाऊंगी, अभी आप लोगों को ये चीज बेसिक समझा देती हूँ। ठीक है, तो बस अभी इतना याद रखो, ये आगे हम पढ़ेंगे। अभी आपको मैंने दिखा दिया, प्रोडक्शन ऑफ बाइल के नाम से पूरी हेडिंग है। तो सैक लाइक गॉल ब्लैडर इज अटैच्ड विद। ठीक है, गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका काम देखो, ब्लैडर
यूरिनरी ब्लैडर जैसे होता है, तो उसका काम क्या होता है, यूरिन को स्टोर करना। इसी तरीके से जो गॉल ब्लैडर, उसका काम क्या है, बाइल को स्टोर करना, ठीक है। तो बाइल बनता किधर है, लिवर के अंदर बनता है, और स्टोर उसको टेम्परेरी तौर पे कौन सा ऑर्गन करता है, कौन सा स्ट्रक्चर करता है, गॉल ब्लैडर करता है, ठीक है। बाइल इज पोर्ड इनटू द डियोडेनम। डियोडेनम क्या होता है बेटा, डियोडेनम क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो बेटा, आज आप लोग क्यों नहीं बता रहे हो? चैट बॉक्स में लिखो बेटा, आई कैन नॉट हियर यू गाइज, आई डोंट नो व्हाट इज द इशू विद एयरफोन्स। तो तुम लोग जो है ना टैप उसमें चैट बॉक्स में टाइप करो। अभी मुझे हालांकि आ रही थी आवाज़, अब पता नहीं क्या हो गया है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और एनीवन एल्स, व्हाट इज डियोडेनम? आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके तीन तीन पार्ट्स होते हैं। अल्फा पार्ट ऑफ लार्ज, नहीं बेटा, लार्ज का नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है अल्फा बेटा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता ये अल्फा, आई थिंक ये आपने बाय मिस्टेक लिखा है लार्ज, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। पहला पार्ट होता है डियोडेनम, ठीक है। फर्स्ट ईयर का न्यूट्रिशन अगर आपको, हाँ देखो स्मॉल, ठीक है, मुझे पता था आपने गलती से लिखा है, क्या होता है कभी कभी, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, इफ यू गाइस रिमेंबर फ्रॉम द चैप्टर न्यूट्रिशन विच वी डिस्कस इन फर्स्ट ईयर, तो उसमें क्या था, उसमें था आपका पहला पार्ट डियोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डियोडेनम, और दूसरा पार्ट था आपका जियोजेनम, ठीक है, जे से जो स्टार्ट हो रहा था, और तीसरा पार्ट था इलियम, ठीक है, जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, तो वो था इलियम। जबकि लार्जेस्ट इंटेस्टाइन के हमने जो पढ़े थे ना पार्ट्स, उसमें आपको याद होगा सीकम था, कोलन था, ठीक है, असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलॉन, रेक्टम, ठीक है। तो ये सब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, सही है। तो अभी जो डियोडेनम की हम बात करें तो वो क्या है, सेकंड सॉरी फर्स्ट पार्ट है किस चीज़ का, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला कंपोनेंट है, स्टार्टिंग कंपोनेंट है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक एंड, वेरी गुड मिला। पाइलोरिक रीजन, आई होप बाकी बच्चों को याद हो कि पाइलोरिक जो है, पाइलोरस जो था वो उसका एंड होता है, स्टमक का एंड होता है। बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूसेस सेक्रेटेड, bile and pancreatic juice secrement chymetes into the duodenum, yes। जाहिर बात है, अगर वहाँ से जब तक कोई स्टिमुलस नहीं आएगा तो ये दोनों चीज़ें रिलीज नहीं होंगी। जब कायम आएगा ऑब्वियसली दैट इज अ काइंड ऑफ स्टिमुलस टू रिलीज दीज प्रोडक्ट्स, तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पे एंटर होंगी, duodenum में। वेरी गुड मिला, आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा, तो व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ, बाइल जो है ना दैट इज पोर्ड इनटू द डियोडेनम बाय कॉमन बाइल डक्ट। जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर ने बाइल को स्टोर किया हुआ है। अब अगर खाना जो है स्टमक से होता हुआ जब डियोडेनम में आएगा तो क्या होगा बेटा, जो डियोडेनम है उसके अंदर आपके पास खुलती है कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट क्या होती है बेटा, इसका काम होता है बाइल को गॉल ब्लैडर से लेकर आना, कहाँ पर, डियोडेनम के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा कि जब यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो डियोडेनम है उसके अंदर जैसे ही काइम आपको पता है दैट इज मिल्की या पेस्ट लाइक फॉर्म ऑफ द फूड दैट इज पार्शियली डाइजेस्टेड इन दी स्टमक, ठीक है। तो जब वो डियोडेनम में आएगा तो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू क्या होगा, आपके पास बाइल रिलीज होगा डियोडेनम के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली बाइल रिलीज होगा तो फिर आगे प्रोसेसेस कंटिन्यू करेंगे। रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड थ्रू दी हेपेटिक वेन, ठीक है। हेपेटिक वेन इज अनदर स्ट्रक्चर जो बेसिकली क्या कर रहा होता है, यहाँ पे जितने भी बाकी के प्रोडक्ट्स होंगे वो ब्लड के अंदर किससे रिलीज होंगे, थ्रू दी हेपेटिक वेन रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। जो लिवर बाकी प्रोडक्ट्स जो बना रहा होता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, दैट इज रिलीज इनटू द ब्लड थ्रू हेपेटिक वेन, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आती है कि गॉल ब्लैडर है, इसका काम क्या है, ये लिवर से जो प्रोड्यूस होकर आ रहा होता है बाइल, उसको स्टोर करता है, ठीक है। और बाइल को क्या करता है, ये रिलीज करता है इनटू द डियोडेनम बाय मींस ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट जो है उसको बेसिकली डियोडेनम के अंदर रिलीज करवा रही होती है, ठीक हो गया। कोई सवाल है किसी को बेटा? कोई सवाल है बच्चों? मिला आपने जो बात कही है तो ठीक है।
मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, ठीक है। लिवर के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे आप कह सकते हो कि बेसिक फंक्शन क्या है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को मेटाबोलाइज करना, ठीक है। अच्छा, इट मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। अच्छा, अब जो लिवर है, लिवर का काम क्या होता है कि लिवर जो है अपने पास जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, ठीक है, जो बॉडी के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज होता है उसको स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। ग्लाइकोजन इज आप कह सकते हो फॉर्म ऑफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। बॉडी में जब भी आप सपोज करो कोई आपने मीठा खाया, ठीक है, और आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल अचानक से रेज हो जाता है और नॉर्मल से ज़्यादा रेज हो जाता है, तो बॉडी क्या करेगी, उसको ऑब्वियसली होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाएगा। तो बॉडी क्या करेगी, जो लिमिट से ज़्यादा जो ग्लूकोज है ना, जो एक्सेस ग्लूकोज है, उसको क्या करेगी, ऑब्वियसली हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है शुगर लेवल ज़्यादा होना। तो ऑब्वियसली कोई भी किसी भी चीज़ की ज़्यादती या कमी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, तो क्या करेगा बॉडी, बॉडी क्या करेगी कि जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल करने के लिए जो ज़्यादा ग्लूकोज है उसको क्या करेगी, चेंज कर देगी ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है। ग्लाइकोजन इज आप कह सकते हो इज अ फॉर्म ऑफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, कि जब बॉडी को बाद में ज़रूरत पड़ेगी ग्लूकोज की, जब कमी हो जाएगी, ठीक है, जब बॉडी को ग्लूकोज की नीड होगी, तो क्या होगा, ये ग्लाइकोजन जो लिवर के अंदर स्टोर है उसको आप जो है वो चेंज करके या उसको ब्रेक करके आप ग्लूकोज में चेंज कर सकते हो, ताकि बॉडी उसको इन द टाइम ऑफ नीड यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो इसी तरह से जो लिवर है, लिवर का काम ऑब्वियसली मैंने आपको अभी पूरा बताया, ग्लाइकोजन स्टोर करना है। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या हो गया, इट मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। इफ ग्लूकोज इज इन एक्सेस इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड हियर। वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई, जब ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा होगा, ठीक है, एक लिमिट से, एक नॉर्मल लिमिट से ज्यादा होगा, तो क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है, और यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। At the time of shortage of glucose in blood, glycogen is broken down into glucose and is supplied to the body. कभी इंसान को बहुत कमजोरी फील हो रही हो, जैसे आप रोजा रखते हो, तो सुबह के टाइम पे या दोपहर तक भी बंदा बिल्कुल ठीक ठाक होता है, इफ्तारी से तकरीबन 1 या 2 या 3 घंटे पहले जो सही वाली भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है, चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी फील हो रही है, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है, ऑब्वियसली आपका जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने सुबह से फजर के टाइम से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, ठीक है, यू आर हंग्री, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑब्वियसली लिवर को सिग्नल मिलेगा कि भाई बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो गया, तो अब कुछ करो। तो अब ये क्या करेगा, लिवर क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन उसके पास स्टोर था, ठीक है, उसने अच्छे वक्तों में जो ग्लाइकोजन अपने पास स्टोर रखा हुआ, तो वो उस ग्लाइकोजन को क्या करेगा, ब्रेक करेगा और उसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लूकोज, ताकि बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके उस टाइम पे जब बॉडी के अंदर शॉर्टेज हो गई हो ग्लूकोज की, ठीक है। तब क्या होगा कि ये ग्लाइकोजन जो लिवर में है वो टूटेगा, ब्रेक होगा या चेंज होगा इनटू द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और उसको बॉडी यूटिलाइज कर सकती है, ठीक है। Glycogen store is depleted, the amino acids may be converted into glucose by the liver. अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यूस स्टारवेशन की स्टेट है, ठीक है, ग्लूकोज लेवल डाउन तो है ही, मगर साथ में ग्लाइकोजन स्टोर भी खत्म हो गए, ठीक है, मामला इतना खराब हो गया कि जो आपने स्टोर करके रखा था ग्लाइकोजन वो भी खत्म हो गया, ठीक है, इतनी ज्यादा स्टारवेशन हो रही है। तो उस सूरत में क्या होगा कि जो बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो क्या कहते हैं, आपके पास मैं क्या बता रही थी, सारा मैं आपके सवाल पे आती हूँ। आपने क्या कहा कि दोबारा देखिए मैं सवाल, लिवर डायबिटीज, मिस डायबिटीज में लिवर सही वर्क नहीं करता। डायबिटीज में मसला लिवर का नहीं होता, डायबिटीज में मसला उसका होता है, आपका पेंक्रियाज का मसला होता है, ठीक है। पेंक्रियाज के अंदर ये चीज़ भी आप लोग पढ़ोगे आगे इंशाल्लाह चैप्टर्स में, कि पेंक्रियाज जो है दो हार्मोन बनाता है, ठीक है, एक है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन, ठीक है। दोनों ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को जो है ना ब्लड में मेंटेन कर रहे होते हैं। अब जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें इंसुलिन का मसला आ जाता है, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज होती है। एक टाइप की डायबिटीज के पेशेंट्स में क्या होगा, इंसुलिन ही नहीं बन रहा होता, क्योंकि वो सेल्स जो इंसुलिन बना रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, पहला मसला। कुछ डायबिटिक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंसुलिन तो नॉर्मल बन रहा होता है, मगर क्या होता है, उनके जो बाकी सेल्स होते हैं ना, जो जिसके ऊपर इंसुलिन का रिसेप्टर होता है, जो इंसुलिन को सेंस करेगा, उसको उसको रिसीव करेगा, वो रिसेप्टर्स या वो सेल्स जो है वो रिसेप्टिव नहीं होते इंसुलिन के, ठीक है, वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड, इंसुलिन लेवल को रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं। तो ये होता है डायबिटिक पेशेंट्स में। अच्छा बेटा, मैंने आई डेंट रियलाइज कि टाइम जो है वो लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो अगर तुम